अस्सलाम वालेकुम। आपने आज जो सियालकोट में बहुत खौफनाक वाक़या हुआ, उसकी तफ़सीलात तो आपको मिल ही गई होंगी। जिन लोगों को जो खुशकिस्मत लोग हैं, जिनको अभी तक नहीं पता, तो उनके लिए बस इतना बता देना काफ़ी है कि सियालकोट में एक फैक्ट्री के मैनेजर जो थे, जो श्रीलंका के रहने वाले थे, श्रीलंकन नेशनल थे। उनको उन पर ब्lasphemy का इल्ज़ाम लगा के उनको फैक्ट्री से बाहर घसीटा गया और कई 100 लोगों ने, एक मजमा था कई 100 लोगों का जिसे हम मॉब कहते हैं, उनको मार-मार के उनको जान से मार दिया, फिर उनकी लाश को आग भी लगा दी। और उसके बाद जो लोग थे जिन्होंने मारा, वो टीवी को बड़ा प्राउडली इंटरव्यू देते रहे और उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि कोई जी पोस्टर लगा हुआ था फैक्ट्री के अंदर, जो उन्होंने शायद दीवार से उतार दिया था और ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था। और ये जो वाक़या है, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हमारे मुल्क में हो रहा है, लेकिन हर दफ़ा हम लोग भी अजीब लोग हैं क्योंकि हर दफ़ा ये वाक़या होता है, तो हर दफ़ा हमारा दिल जो है, पता नहीं कैसा दिल खुदा ने हमें दे दिया। ऐसे मुल्क में रहते हुए दिल नहीं होना चाहिए आपके पास, कुछ महसूस करने की ताकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं कैसे खुदा ने हमें दिल दे दिया कि हर दफ़ा दिल उतना ही अफ़सरदा हो जाता है, उतना ही गमगीन हो जाता है और उतना ही परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है और ये कितना ज़ुल्म हुआ, कितना ज़ुल्म हुआ। अच्छा, हम इस वाक़ये पे बात करेंगे, मेमल भी इसका वो थोड़ा देंगी, जो मेमल पॉइंट ऑफ व्यू है वो, और रीमा का भी इसके ऊपर थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो कुछ अरसे से एक पूरी ट्रेंड चलाई हुई थी ना हुकूमत ने कि खूनी लिबरल्स के ऊपर अटैक था। वो शहबाज गिल साहब आ जाते थे, पता नहीं कौन-कौन आ जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ हो रही हैं, टैग्स दिए जा रहे हैं, ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, लाखों ट्वीटें डाली जा रही हैं और ये किया जाता था। आप लोग कभी अपना काम नहीं करते। आपका काम था इस मुल्क को एक टॉलरेंट सोसाइटी बनाना, आपने नहीं बनाया। और उसके बाद आपने उन लोगों पे अटैक कर दिया जो आपको कह रहे थे ये दिन आना है। और उनको आप कहते थे खूनी लिबरल। तो आज जितने बंदे आपने गिरफ्तार किए हैं, वो कोई मजमा 200 से तो ज़्यादा ही लग रहे थे लोग। उनमें से कितने खूनी लिबरल थे? कितने लोग थे जिन्होंने कत्ल किया? कितने कितने जो थे उनमें से जिन्होंने एक लाश को भी आग लगा दी, एक आदमी को कत्ल कर दिया, पुलिस का इंतज़ार नहीं किया, उस पे इल्ज़ाम लगा के ब्लास्फेमी का पुलिस का इंतज़ार, उनमें कितने खूनी लिबरल थे? तो आप ये जो हमेशा से करते आए हैं खूनी लिबरल खूनी, आज आपको पता चला, हमें तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। किसी भी लिबरल को उससे कोई ख़ास फ़र्क, किसी भी लेफ्टिस्ट को उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको पता चला ना आपके मुल्क की रेपुटेशन क्या हो गई? आपके मुल्क के बारे में क्या सोचा? एक इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक इंसिडेंट क्रिएट हो गया क्योंकि आपने सोचा कि ध्यान जो है, वो हटा देना चाहिए हमारी नाकामी से और इन लोगों पे डाल देना चाहिए जो बार-बार हमें वार्निंग दे रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा और आज वो हो गया। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ। मैमल, आपने भी देखी थी मैंने वैसे वीडियो नहीं देखी, मेरे से वीडियो नहीं, मैं ऐसी वीडियोज़ नहीं देख सकती। मैं बिल्कुल नहीं, आपने देखी है? नताशा, वो वीडियो तो देखी है और सच्ची बात है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से वहां लोग बैठे, वो पता नहीं लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे। एक लाश जल रही है, एक शख्स को आपने कत्ल कर दिया और उसके बाद आप उधर खड़े हैं। ये हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, ये किस चीज की अक्कासी करती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि रीमा, आप थोड़ा सा अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ये ऐसी चीजें हम कैसे कैसे कर लेते हैं लोग, और इसका क्या हम्म। बैकग्राउंड है। अच्छा, मैंने भी वीडियो नहीं देखी और मेरा ख्याल है मीडिया पे शायद इस तरह की वीडियोस नहीं सर्कुलेट करनी चाहिए। वो शख्स जिनको मार दिया गया इस तरह, शायद कुछ उनकी मौत के बाद उनकी थोड़ी डिग्निटी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। पर इस पे दो राय हैं क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी वीडियोस जो हैं आपको एहसास दिलाती हैं कि किस तरह के लोग हैं जो हमारे मुल्क में बसते हैं और ये सिर्फ 1-2 वाक़यात नहीं है, ये सिर्फ 10-15 लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों का मानना है शायद हम में से अक्सरियत में अ, इस तरह की मतलब हम इस तरह के मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, लेकिन हम सब में इस तरह का वायलेंस मौजूद है और हम इस तरह बन सकते हैं। अम, कुछ लोग कहते हैं कि दरिंदे हैं, बीस्ट्स हैं, लेकिन ये इंसान ही हैं और इंसानों को कई अरसे से आपने इंडोक्ट्रिनेट करके इस तरह का बना दिया है कि मज़हब के ऊपर वो इस तरह की अ, क्रूअल्टी, तशद्दुद, टॉर्चर बिल्कुल हार्टलेस तरह से करेंगे और फिर जैसे महमल आप कह रही थी वो सेल्फीज़ लेंगे। ख़ैर ऐसे वाक़यात होते हैं तो इमीडिएट एक रिस्पॉन्स सबका होता है, लेकिन मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा हिस्टोरिकली भी देखना चाहिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे।
पाकिस्तान बनने के बाद 1950s में ये किस्सा शुरू हो गया था। मुनीर कयानी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो अब भी इतनी रेलेवेंट है, मैं उसका बार बार हवाला देती हूँ क्योंकि उसमें 2-3 बातें हैं जो बहुत ऐसा प्रोफेटिक हैं। एक तो ये कि आपने एक तरह से फोर्सफुली हमें एक इस तरह की आइडेंटिटी हमारी रियासत देना चाह रही है जो शायद हमारी नहीं है। वो ये कि हम पूरा हमारा जो हमारे वजह ही ये है इस दुनिया में होने की एज पाकिस्तानी, वो ये है कि हम मुस्लिम इस्लाम को किसी तरह बचा के रखें, और ये आइडेंटिटी हम पे मुसल्लत की गई और क्यों की गई। दूसरा ये कि इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल वजूहात थी, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए। अगर किसी को महसूस हो रहा था उनका वोट बैंक कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए, किसी का वोट काटने के लिए, इस तरह के ग्रुप्स को, तंजीमों को, इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट किया गया। तीसरा ये कि मजहब के इस तरह की जब आप प्रोपगेशन करें, इंडोक्ट्रिनेशन करें, फिर मजहब के नाम पे आप लोगों को कुछ भी करवा सकते हैं और फिर इवेंचुअली वो आपके भी बस में नहीं रहते, फिर इसकी अपनी एक लाइफ है वो अस्यूम कर लेती है। तो ये चीज मुनीर कमीशन रिपोर्ट ने हमें 1950s में बता दी थी, और उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया कि इसको हमारे मुल्क में, हमारी रियासत के हर इदारे को इस थ्रेट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन हमने उससे कुछ नहीं सीखा। हमने देखा भुट्टो साहब ने क्या किया, उसके बाद ज़ियाउल हक ने क्या किया। हमने इस तरह की जो हेट्रेड है उसको आईनी शक्ल दे दी, उसको हमने कानूनी शक्ल दे दी। और उसके बाद आपको पता है हमारी अदालतें, एक 1990s का किस्सा है इसी तरह वायलेंस का अहमदीज के खिलाफ। तो अदालत में वो केस क्या, उन्होंने कुछ कवानीन भी चैलेंज किए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एक ऐसी जजमेंट में जो अभी भी इन फोर्स है, उन्होंने कहा कि नबी पाक के खिलाफ कोई भी मुसलमान कुछ सुनेगा तो वो तशद्दुद कर सकता है और आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो मुसलमान जो हैं वो ऐसा तशद्दुद कर सकते हैं। तो एक तरह से उन्होंने इस तरह के वायलेंस को कंडोन किया। तब ये नहीं था कि आप खुद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, आपके जितनी भी एहसासात जो हैं उनको ठेस पहुंचे, आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप ब्लेम नहीं कर सकते मुसलमानों को, अगर वो किसी तरह की ब्लास्फेमी देखें तो वो कानून अपने हाथ में ले लें। उसके बाद आप देखें अभी भी यहाँ आते आते 2018 के इलेक्शन से पहले शेख रशीद साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हम उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं। उन्होंने जलसे जुलूसों में कहा कि लाहौर की सड़कों पे खून बहा खत्म नबूवत के लिए, नबी पाक की मोहब्बत के लिए, और शेख रशीद ने खुद कहा कि ऐसा कुछ मौका आए तो मैं खुद सड़कों पे आऊंगा और कानून अपने हाथ में लूंगा। ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो इस तरह की बातें कर रहे थे पब्लिकली। तो हमारा तो एक लंबी तारीख है, किसी हुकूमत ने, मेरा नहीं ख्याल आप एक हुकूमत को ब्लेम कर सकते हैं, पूरी हमारी रियासत इसमें कंप्लिसिट है। हम अभी तक नहीं सीखे और अब मुझे नहीं मालूम ऐसा वाकया होता है, लेकिन क्या हमने देखा है 79 केसेस इस तरह के 1990 से रिपोर्ट हो चुके हैं, 79, 80 के करीब केसेस। क्या हमने कभी देखा है कि वजीर आजम साहब ने इसको बताया हो कि ये हमारे मुल्क का एग्जिस्टेंशियल इशू है? वो तो कहते हैं नहीं, वेस्टर्न वैल्यूज आ गई हैं यहाँ, वो हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह कर रही हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। हर उनकी स्पीच में जब वो पाकिस्तान में थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ये उनका कंक्लूजन निकलता है। कब उन्होंने हमें बताया है कि हमें इस तरह की नफरत अंगेज जो हमारी आदत है उसको हमें खत्म करने की जरूरत है, मजहब के ऊपर कानून को अपने हाथ में लेने की ये किस किस्म की थिंकिंग है, इसको हमने तब्दील करना है, नहीं कहते। और आखिरी बात में थोड़ी सॉरी लंबी हो गई, मैं तशद्दुद की बात करना चाहती हूँ। मैं इस पे तो वजीर आजम साहब कहते हैं रिसर्च करें यूनिवर्सिटीज, इस पे तो दुनिया भर में रिसर्च हो चुकी है कि जितना आप वायलेंस आपकी जुबान में है, आप वायलेंट आप एनालॉजीज देते हैं, आपका हर रिस्पॉन्स हर चीज पे तशद्दुद होता है। पब्लिक हैंगिंग्स आप ले लें, केमिकल कैस्ट्रेशन आप ले लें, फैसल वाडा की मैं बहुत मिसालें देती हूँ, जिस तरह वो कहते हैं लोगों को जीपों के साथ बांधें और सड़कों पे उनको घसीटें और फिर उनको चौराहों पे लटकाएं। ये हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। ये रीइंफोर्स करता है सोसाइटी में तशद्दुद, एक इस तरह की सोच के वायलेंस ही हर चीज का हल है और आपने हर चीज का रिस्पॉन्स भी वायलेंटली ही देना है।
تو یہ بھی ایک چیز ہے. اب جو ہم لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے, جو لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کو وہی نتاشا جو آپ کہہ رہی ہیں خونی لبرلز ہیں, یہ تو سمجھتے نہیں ہیں. اس پہ تو ریسرچ ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک, ہم نے کس طرح مذہب کا استعمال کیا, لوگوں کو انڈوکٹرینیٹ کیا, برین واش کیا. دوسرا, پولیٹیکلی استعمال ہم نے مذہب کا کیا, کیوں کیا, اس پہ کوئی ٹروتھ کمیشن بنا دیجئے میرا خیال ہے. اور آخری یہ وائلنس, کہ ہم لوگوں نے کس طرح ہماری پوری قوم کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے معاشرے کو وائلنٹ بنا دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کارپورل پنشمنٹ سے لے کے اس طرح کی باتیں, تشدد کی جو ہم پارلیمنٹ میں ٹی وی پہ سنتے ہیں, ہم بالکل بے حس ہو گئے اور ہم اسی طرح رسپونڈ کرتے ہیں. تو اس کا لا اینڈ آرڈر, مطلب آپ کہہ دیں سزا دے دیں لوگوں کو, لیکن کیا ہمارا معاشرہ ایسے تبدیل ہوگا؟ بالکل ریما, یہی بات میں بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, ہر بات پہ کہا جاتا ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن تھی. دیکھیے یہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ نہیں ہے. ہمیں میرے خیال میں اس چیز سے اب باہر آنا چاہیے اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ آئیڈیالوجیکل معاملہ, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب کو مرڈر کیا, اور اس کے بعد جب اس کو سزا ہوئی تو عدالت نے یہ کہا کہ یہ غلط الزام, جھوٹا الزام لگایا گیا گورنر پہ اور غلط قتل کیا, اس کی سزا ہوئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موب جو ہے, ایک پارٹی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے, اس شخص کو, اس قاتل کو یولوجائز کرتے ہیں, جس کو اب ہم مین اسٹریم کر رہے ہیں. کیونکہ اصل میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس سوچ کے ساتھ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست اس سوچ کو ایک طرح سے یا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے, یا اس چیز کو وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے پروپیگیٹ کرتی ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہ کنفیوژن پہلے بھی, ٹی ٹی پی کا بھی جب معاملہ آیا تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن. بعد میں آپ نے جب ان سے ڈیل کرنا تھا تو آپ کو یہ سمجھ آئی کہ یہ بھی بتانا ہے معاشرے کو, کیونکہ اس میں بھی معاشرہ ڈیوائیڈڈ تھا کہ یہ ہمارے ہیں نہیں ہے, وہ مذہب کے لیے کہہ رہے ہیں. تو بتایا گیا کہ یہ مذہب کا تو صرف نام استعمال کرتے ہیں اور غلط استعمال کرتے ہیں, اور اصل میں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے, اور انہوں نے ہمارے بچے مارے, ہمارے لوگوں کو شہید کیا. تو پھر جو ہے ایک کنسنسس بنی اور ان کے خلاف ایکشن ہوا. اب تو خیر ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے, یہاں پر تو یہی ایک مسئلہ ہی ایک بہت بڑا یہ ہے. لیکن ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ ایک ریاست کو یہ بات بھی بتانی ہے ہم سب کو کہ پاکستان میں خالی مسلمانوں کی بات نہیں, وہ تو ہم ایک مسلم میجورٹی ملک ہیں, لیکن یہاں پر تو نان مسلم بھی کبھی بھی نہ سوچے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی بھی گستاخی کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, یا مذہب کی توہین مذہب کرے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرتا. اور آپ نے ابھی بتایا کتنے کیسز ہیں ان, اور جو الزام بھی لگتے ہیں ریما, اس کے اندر بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو 99% شاید کیسز, بلکہ 99.9 ہو, یہ تو ڈیٹا بتا سکتا ہے زیادہ بہتر, کہ اس میں غلط الزام لگتے ہیں, اور وہ کسی پرسنل وجہ کی وجہ سے, کوئی ڈسپیوٹ ہے, کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے, کوئی اور دشمنی ہے, کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا. وہ مشعل خان کو آپ دیکھ لیں, وہ جو ایک کپل تھا, جو کرسچن کپل تھا, جس کو جلا دیا گیا زندہ. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور یہ بات ریاست کو ماننی پڑے گی. ابھی بھی جس قسم کے بیانات اور جس قسم کی ٹویٹس آ رہی ہے وہ ایسے ہی آ رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی قانون کا مسئلہ. تو یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی پاپولیشن ہے دنیا بھر کے, وہاں پر تو ایسے واقعات آئسولیشن میں ہوتے ہوں گے, لیکن ہمارے ہاں آئے دن کیوں ہوتے, اس پر بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ اب کامن ہو رہے اور لوگ اب فیئر میں رہتے ہیں, لوگوں کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی بات نہ منہ سے ایسی نکل جائے کہ جس کے بعد ان کے اوپر ایسا جھوٹا الزام لگ جائے, کیونکہ ایک دفعہ الزام لگ گیا بچنا بڑا مشکل ہے. تو یہ میرے خیال میں ریاست کو سوچنا. ایگزیکٹلی.
ये बहुत आपने अहम बात की, क्योंकि चलिए 79 केसेस जो अल जजीरा ने लिस्ट किए हैं जिसमें मॉब वायलेंस से लोगों को मारा गया है, लेकिन आप ये देख लें कि अगर चलो आप पे इल्जाम लगे और आप पे कानूनी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चलें, फिर क्या होता है? जजों को डराया धमकाया जाता है, आपके केस जो हैं वो कई साल चलते हैं, क्योंकि मॉब्स जो हैं वो कोर्ट रूम में आ जाते हैं, वुकला को डिफेंड नहीं करने देते जो अक्यूज्ड है उनको। हमारे अक्सर हम जजेस का भी ये देखते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि साफ नजर आता है वो भी पार्टिजान है, वो कोई इंडिपेंडेंट इम्पार्शियली ऐसे केसेस को नहीं सुन रहे, क्योंकि वो भी इस माशरे से निकलते हैं। तो कई ऐसे केसेस हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे केसेस हैं जिसमें कन्विक्शंस हो जाती हैं, बाद में जाके 10-15 साल बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्विटल्स होती हैं, आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। अक्सर लोग हैं वो वापस उनकी काम पे नहीं जा सकते, उनको रिलोकेट करना पड़ता है, उनकी फैमिलीज बिल्कुल बिखर जाती हैं सिर्फ एक इल्जाम के ऊपर। अभी आप जुनेद हफीज का केस देख लीजिए, तकरीबन 10 साल से वो जेल में हैं और उनके खिलाफ क्या केस है? कुछ नहीं। लेकिन अगर एक रेड लाइन है ना पाकिस्तान में, हम बहुत बात करते हैं सेंसरशिप की, सब उसमें कोई ना कोई तरीका होता है, आप बात फिर भी कर लेते हैं। एक जो रेड लाइन है ना वो है तौहीन रसालत, ब्लास्फेमी। इस पे या खौफ है या लोग कंप्लिसिट हैं, वो कहीं ना कहीं शायद यकीन करते हैं कि बस मार देना चाहिए किसी को। इस पे कोई बात नहीं करता। हम किसी को नहीं देखते, शायद एक दो बहुत कोई ब्रेव लोग होंगे जो इस पे बात कर लेंगे, लेकिन कोई आइडेंटिफाई नहीं करता कि मसला कहाँ है, ये कितना खौफनाक है। जो आपने कहा, अभी ये वीडियो करते हुए हम सब के दिल में ये खौफ कहीं ना कहीं होगा कि हम कोई ऐसी वैसी बात ना कर दें कि हम पे भी इल्जाम ना लग जाए, क्योंकि आप बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। रियासत कहीं नहीं होगी, चाहे मॉब वायलेंस होगा या लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, आप बहुत वल्नरेबल हो। तो जब हम बात करते हैं रिट ऑफ द स्टेट की और इस तरह की बड़ी ग्रैंड टर्म्स की, वो ऐसे मामलात में बिल्कुल जीरो हो जाती है। और मुझे नहीं समझ आती, नताशा आप बताएं इसका क्या हो सकता है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब आप एक पूरे माशरे को जो आपने 60-70 सालों में इस तरह बनाया है, उसको आप किस तरह तब्दील कर सकते हो? क्या इस हुकूमत में कुछ विल नजर आती है कि वो ये इस तरह का कोई कदम उठाएंगे? ये हुकूमत में तो अगर विल हो भी और किसी आने वाली हुकूमत में भी विल हो, तो और भी बहुत से करेक्टर्स हैं यहाँ पे जिनके हम नाम नहीं ले सकते। ये तो सबके सामने है, वो वीडियोस, वो मैं एक फिर झूठा नाम इल्जाम का आप पे क्या? नामूस रसालत का लगा सकते हैं, फिर आप पे और भी बहुत से झूठे और बगैर इल्जामात के भी उठा सकते हैं, तो इसलिए हम नाम नहीं लेते ना। ये भी है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि अगर आपकी कोई हुकूमत चाहती भी है ये करना, तो उसको करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये बड़ा पॉलिटिकल टूल है। मजहब जो है ये एक सियासी वेपन है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसा औजार है जिससे आप बड़ी से बड़ी सामने खड़ी हुई दीवार गिरा सकते हो। तो ये तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट इसको कभी भी नहीं होने देगी ना कि मुल्क ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर उनकी अपनी नीयत भी हो जाती है, शायद आज उनको भी उस बेचारे आदमी को जलता हुआ देख के, उसकी लाश की बेहूरमती देख के, उसकी जिंदगी उससे छीनती हुई देख के, अगर इनको कोई खुदा का खौफ आया है, तो आज ये कोशिश शुरू करेंगे तो 40-50 साल में शायद कोई बेहतरी आ जाए। लेकिन उसमें पता नहीं कितने मिशाल खान मारे जाएंगे, उसमें पता नहीं कितने सलमान तासीर मार दिए जाएंगे, कितने शहबाज भट्टी, तो नामों की लिस्ट ही नहीं खत्म होती। जुनैद हफीज, कौन कौन किस किस को हम गिनेंगे। तो अब एक ये छोटी सी बात नताशा, सॉरी सिर्फ कह हम कंक्लूड करें, लंबी होगी वीडियो, लेकिन जब भारत में बीफ लिंचिंग्स होती हैं तो तब हम पूरी रियासत को यहाँ से बैठ के ब्लेम करते हैं, और सही करते हैं। वहां पे भी इस तरह की नफरत जो है वो एक माशरे में पूरी फैलती हुई नजर आ रही है। तब वहां पे हम लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं कहते। यहाँ पे जब इस तरह का वायलेंस होता है तब वो लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तब उसमें आइडियोलॉजिकली कुछ हम बात नहीं करते, रियासत को कोई कसूर नहीं देते। दूसरी चीज ये कि देखिए जरा, सिंगल नेशनल करिकुलम, हम तो लग रहा है और रिग्रेसिव हो रहे हैं कि हम बदतर सूरत हाल में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की स्टेप्स रियासत को लेने चाहिए वो उससे बिल्कुल उलट स्टेप्स ले रही है। इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द इशू, हम उसको और रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो मतलब अब मैं हेल्पलेस, कभी ऐसे होपलेस नहीं होना चाहती, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसमें पता नहीं कहाँ से उम्मीद की किरण कहाँ से ढूंढे, नहीं मिलती। कोई उम्मीद की किरण नहीं है, और देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। बहरहाल क्या करेगी, उनको पकड़ लेगी, टीएलपी सड़कों पे निकल आएगी, चंद और पुलिस वाले जब मारे जाएंगे, उसके बाद फिर हम फिर घुटने टेक देंगे,
क्योंकि यही हमारी औकात है फ्रैंकली स्पीकिंग। हम ये न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क जो है ना, उसकी इतनी औकात है, चंद 100 लोगों के आगे हमारे घुटने कांप जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत का को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।